नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए विज्ञान विषय का चौथा अध्याय परमाणु संरचना। उसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। किस प्रकार का नियम है? उत्तर देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना निम्न प्रकार से है। पहले इलेक्ट्रॉन की देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। इसको ऐसे लिखते हैं ई माइनस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों पर चक्कर लगाते हैं। इन्हें ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी ई ऊपर आवेश आएगा माइनस। इसी प्रकार प्रोटॉन को देख लीजिए। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, पर कोई बताता है कि रदरफोर्ड ने की थी। मैं बता दूं आपको ये क्या है कन्फ्यूजन। प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन इसका नाम दिया था, प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। यहाँ पे खोज पूछे तो कौन आएगा? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पे इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1.007335 के बराबर होता है। प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। तीसरा आपको न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें पूछ लेता है कभी भी खोजकर्ता का नाम। दूसरा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं और इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 1 समाप्त। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? इस मॉडल की क्या सीमाएं थी? देख लीजिए। जे थॉमसन का मॉडल परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो कर सका, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका था। इसलिए इस मॉडल की एक कमियां थी, जिसे दूर किया था। किसने किया था? आप बताओ कमेंट में। आगे तीसरा प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं देख लीजिए। गोलाकार कक्ष में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रह सकता है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। इसका अभिप्राय यह होगा कि परमाणु अस्थायी है, परंतु वास्तव में परमाणु स्थायी होते हैं। इसका समाधान रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी। ऊर्जा में कमी होगी तो वो क्या करेगा? एक समय ऐसा आएगा जब वो नाभिक से टकरा जाएगा। लेकिन इसमें इस प्रकार समझाया नहीं गया, इसलिए ये मॉडल पास नहीं हो सका। इसकी कमियां दूर किसने की थी, वो भी आप कमेंट में बताओगे। आगे प्रश्न नंबर 4, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर। ये आ गया, इसमें बता दिया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। क्या क्या अवधारणाएं प्रस्तुत की? देख लीजिए। पहली है, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कक्षा। दूसरा है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं, विविक्त कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। आगे, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरित नहीं होती, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। आगे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोष एक निश्चित ऊर्जा युक्त होता है। इन कोषों या कक्षाओं को 1, 2, 3, 4 या के एलिमेंट द्वारा दर्शाया जाता है। अब सामने आपकी एक चित्र है, ये चित्र देख रहे हो। इसमें देख लीजिए क्या है, एक परमाणु के ऊर्जा स्तर नाभिक को दर्शाया गया है। ये बीच में नाभिक होता है, ये यहाँ पे नाभिक है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। ठीक है। पहले कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे में होते हैं, आप यहाँ पे देने रखा है, 32 होते हैं। यानी क्या होता है इसका नियम? 2, 8, 18 और 32। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। n की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4। इस प्रकार 2, 8, 18 और 32 आ जाएंगे। देख लेना आप करके, ये चित्र इसे समझ लेना। ये बोर का परमाणु मॉडल हो गया। आगे प्रश्न नंबर 5, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। कितने दे रखे हैं हमारे चौथे अध्याय में?
तीन मॉडल है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का और नील्स बोर का। तो पहला देख लेते हैं हम जे थॉमसन मॉडल। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसके चारों ओर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन इनमें इधर उधर धसे होते हैं। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश परिणाम में एक समान होते हैं, जिस कारण परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब जितने धनात्मक होते हैं आवेश उतने ही उसमें क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश होता है, यानी दोनों एक दूसरे आवेश को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये उदासीन होता है। इसको समझाया गया है तरबूज का उदाहरण लेके, यानी तरबूज लाल गिरी होती है, इसके अंदर काले काले बीज धसे होते हैं वो। आगे यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु गोलाकार परंतु संपूर्ण धनावेश उसे केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु में धनावेश भाग बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक परमाणु की तुलना में छोटा होता है। आगे है आपका पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखना है। उत्तर देख लीजिए इसका। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी दो वैज्ञानिक थे ने निम्न नियम दिए। पहला क्या नियम है, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n, यह है 2n n की पावर 2 है, ऐसे लिखना है। ये प्रिंटिंग सही नहीं है, यहाँ पे अनुसार होगी। यहाँ n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, अतः इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कक्षवार निम्न प्रकार होगी। यानी प्रथम कक्ष में 2n n की जगह कितना रखना है, हमें पहले 1 रखना है। 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1, फिर आएगा 2 को 1 से गुणा करोगे क्या, कितना आ गया 2। उसी प्रकार द्वितीय कक्षा में कितने होते हैं, 2। n की जगह कितना रखना है, पहले n की बराबर 1 रखना है, n बराबर फिर 2, फिर n बराबर 3, n बराबर 4। 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, n की जगह 2 रखोगे 4, 4 को 2 से गुणा करोगे ये 8 आ गया। उसी प्रकार 3 रखोगे n की जगह, n का 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से गुणा करोगे 18। उसी प्रकार 4 रखोगे, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 को 2 से गुणा करोगे इससे तो 32 आ गया। सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उस पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भरे नहीं जाते, अतः कक्षाएं नियम क्रमानुसार बढ़ती है। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना का व्यवस्था चित्र निम्न प्रकार से है, देख लेना। ये अंदर नाभिक आ गए, पहले 1 है, हीलियम में 2 आगे बाहर, लिथियम में 2, फिर 1 बाहर, दूसरी कक्षा में 1 और पहली कक्षा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आगे देख लेना, इसी प्रकार आपको दिया गया है। आगे प्रश्न नंबर 7, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता क्या होती है, देख लीजिए। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है। किसे सिलिकॉन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। अब पहले कक्ष में कितने बढ़ते हैं, 2, दूसरे में इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ेंगे, 8, 8 2 10। अब इस कितने बच रहे हैं, तीसरे में 18 बढ़ेंगे, लेकिन इसके पास बाहर कितने, 4। इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, 2 8 4। इसके बाएं तो कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब 4 है। इसलिए सिलिकॉन द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा ये, यानी आपको यहाँ पे बताया गया था पीछे, इस जगह सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। यहाँ पे दिख रहा है। अब ये आपको अपना अष्टक पूर्ण करेगा, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अब 4 तो है, अब 4 की और जरूरत है, 4 4 फिर 8 हो जाएंगे। इसलिए सिलिकॉन द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। अब ऑक्सीजन कितने पे आता है, देख लीजिए, ये आता है 8 पे। इसका कैसे भरोगे, पहले में 2, दूसरे में अब 6 आ रहे हैं। अब इसको अपना अष्टक यहाँ पे 8 करने के लिए कितने ऑक्सीजन वो जरूरत होगी, इलेक्ट्रॉन की 2 की होगी, तभी तो यहाँ पे कितना होगा, इस जगह 8 होगा। अतः इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होगा। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, उदाहरण के साथ व्याख्या करना है किस किस के परमाणु संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, समस्थानिक और समबारिक क्या होते हैं। समस्थानिक के कोई 2 उपयोग लिखने हैं।
देख लीजिए परमाणु संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु संख्या को Z से व्यक्त करते हैं। उदाहरण आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, O से प्रदर्शित करते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे 16 है, ये 8 है, ठीक है। 8 क्या है इसकी परमाणु संख्या, और इसको किससे व्यक्त करते हैं, Z से, यानी Z बराबर 8। यह आपका उदाहरण हो गया। आगे है द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या देख लीजिए, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग के बराबर होते हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये बराबर होगा A। एक किसके लिए प्रयुक्त करते हैं यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या के लिए, P प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब उदाहरण आपके लिए, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 12 हो गई। देख लीजिए समस्थानिक क्या होते हैं, देख लीजिए, एक ही तत्व के परमाणुओं को जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। ये है आपका, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ C, ऊपर आपके 12, नीचे है यहाँ पे, देख लीजिए एक बार, यहाँ पे है 6, और उसी प्रकार यहाँ पे एक कार्बन एक और है, ऊपर आपके 14, नीचे है 6। मैंने बताया था नीचे लिखते हैं इसकी परमाणु संख्या को, ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे परमाणु संख्या यहाँ पे भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो 6 यानी परमाणु संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या अलग होगी। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 14 है, तो यह है समस्थानिक। इसी प्रकार बाहरी की परिभाषा देख लीजिए, उन तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, यानी उसका उल्टा हो गया। अब समस्थानिक का उल्टा, इसमें क्या होगा, द्रव्यमान संख्या तो समान होगी। ये है आपका C कैल्शियम, ठीक है। इस पे ऊपर आ गया द्रव्यमान संख्या 40 और परमाणु संख्या 20। दूसरा आर्गन है, ठीक है, ये आ गया आपका आर्गन, ये ऑर्गन ले लिया मैंने। इसमें ऊपर आ गया 40 और नीचे इसी संख्या कितने की परमाणु संख्या 18 पर तो आता है आर्गन और 20 पर आता है कैल्शियम। अब इनकी द्रव्यमान संख्या देखिए समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है, तो इसलिए यह संबारिक हो गया। अब समस्थानिकों के उपयोगी पूछा है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ये कोबाल्ट क्या है, 60 एक समस्थानिक है। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं सभी प्रश्न। आगे है प्रश्न नंबर 9, Na+ क्या है, Na, इस पर आगे क्या है, प्लस है, ए से है। के पूरी तरह से भरे हुए के व एल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। यानी के बराबर 1 होता है, आपको पता है, कोष 4 होते, के, एल बराबर 2, एम और एन होता है, एन बराबर 4 और एम बराबर 3 होते हैं। अब इसका क्या है उत्तर देख लीजिए। हम जानते हैं कि Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 2, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 8 बनेंगे, 8 नहीं 1 आएगा, 2, 8, 10, 1, 11। आपको पता है कोई भी जो परमाणु होता है वो क्या करता है, अपना अष्टक पूर्ण करता है। अष्टक पूर्ण करेगा तो यहाँ पे 8 है और इसके पास 1 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे यही रखना चाहेगा 2 और 8, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है 8, ये अष्टक पूर्ण कराए तो 1 को क्या करेगा, ये एक तरीके से बेच देगा, यानी त्याग कर देगा। इसलिए ये अपना, यानी जो त्याग करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन दूसरों को देते हैं, उसके ऊपर आ जाता है प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, उस पर प्लस आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर आ जाता है माइनस, ठीक है, ये देख लेना। इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बना लेता है और स्थायी हो जाता है। इस प्रकार Na+ के K व L कोष पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, कौन से समस्थानिक है, ब्रोमीन के 2 है, एक में 49.7% है, दूसरा 50.3% के रूप में, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। उत्तर है ये दोनों क्या है, कौन कौन से, ये तो 79 क्या है, यहाँ पे 79 है द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान, यह है द्रव्यमान, और 35 है परमाणु संख्या इसका, तथा 81 द्रव्यमान वाला और 35, यानी इसके परमाणु क्रमांक तो सेम है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है। ब्रोमीन के क्या है, समस्थानिक है, अतः ब्रोमीन का औसत द्रव्यमान कितना होगा देख लीजिए, 79
ये x नहीं है, इसकी जगह ये इंटू है 49.7 यानी परसेंटेज का जब चिन्ह हटता है तो उसकी जगह क्या आते हैं, बट्टे में 100 लगाते हैं, प्लस 81 गुणा 50.3 बटा 100। अब इसको आप करोगे हल करने पे आपके पास आएगा 80.0064 जो आपका उत्तर है। क्या है इसका, ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। एक तत्व x यानी तत्व का नाम नहीं दिया गया का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक कौन से है हमारे पास, इसमें परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। 16 और 18 दो अलग अलग हो गए तो प्रतिशत क्या होगा वो निकालना हमें। दिया गया तत्व x का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है, माना ये x का प्रतिशत ये a है और दूसरे का 100.a है, तो इसको x का औसत द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, 16 a बटा 100 प्लस 18 100 माइनस a बटा 100 यानी प्रतिशत निकालना है। यहाँ 16.2 आ गया बराबर 16 है, इसको हल करने पे a बराबर 90 तो 90% और a की जगह रखोगे यहाँ पे इस जगह कितना 90 तो आएगा दूसरे का 10%। ये आपका उत्तर हो गया 11वें का। आगे 12वां प्रश्न। यदि तत्व का z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखना है। हमें पता है z 3 पे क्या था, पहले पर 1 नंबर पर होता है हाइड्रोजन, दूसरे पर हीलियम, तीसरा पर लिथियम, ठीक है। तो z बराबर 3 परमाणु ये 3 हो गया। तब तत्व के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बढ़ते हैं, 2 8 ऐसे। अब टोटल ये कितना है, परमाणु संख्या 3 ही है, तो पहले में तो 2 बढ़ गए, दूसरे में आएगा 1, इसकी संयोजकता कितनी होगी 1 होगी। तथा ये तत्व लिथियम होगा, हमें पता है 3 नंबर पे लिथियम होता है। तो तत्व की संयोजकता यहाँ पे ये दोबारा से मिसप्रिंट छप गया है, इसको उठा लेना, ये इतना ही यहाँ तक कर लेना। आगे है प्रश्न नंबर 13। दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 6 6 8। एक्स और वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी। हमें पता है द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, ये होती है द्रव्यमान संख्या, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। हमें पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ये 6 6 12 हो गई और एक में हो गई 6 प्लस 8 यानी 14, ये 12 ये 14। एक्स और वाई की परमाणु संख्या 6 है, अर्थात दोनों समान है किंतु दोनों की द्रव्यमान संख्या अलग है। हमें पता है कि समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इसको ऐसे लिखना है आपको, सी ये ऊपर 12 और नीचे 6। इसी प्रकार ये इसको भी ऊपर लिखना है, यहाँ पे आएगा 14 और नीचे आएगा 6, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित वाक्यों में गलत के लिए एफ और सही के लिए टी लिखना है। पहला है जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते हैं। ये किसने बताया था, जे टॉमसन ने नहीं बताया था, ये बताया था आपके रदरफोर्ड ने। तो ये क्या हो गया, ऐप का मतलब फॉल्स, यह हो गया गलत, ऐप कर देना है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं इसलिए अनावश्यक होता है, ये भी गलत है, ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, ये सही है। चौथा, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, यह भी गलत है क्योंकि इसका उपयोग घेंगा रोग के इलाज के लिए किया जाता है, घेंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे है प्रश्न नंबर 15। ऑब्जेक्टिव है, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकरण किसके लिए उत्तरदायी था, किसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, परमाणु के केंद्रक मतलब ये हो गया आपका नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, तो इसमें आएगा ए। दूसरा, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं, समान भौतिक गुण, यह भी गलत है। भिन्न भिन्न रासायनिक गुण, यह भी गलत है। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, ये सही है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। आगे इसमें क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आपको पता है क्लोरीन कितने पे आता है, 18 नंबर पे आता है। इसकी कैसे लिखोगे, 2 फिर आएगा 8 उसके बाद में 8 18 8, तो इसका उत्तर होगा 8। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है, सोडियम आता है आपका 11 नंबर पे। इसको कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, 2 8 10 और 1,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे? चौथा, यानी डी, ये सही है। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है सारणी, इसमें ये खाली जगह आ रही है, इनकी जगह बनना है आपको। तो ये 9, 16, फिर आएगा यहाँ पे 12, इस जगह 12, इस जगह 1, इस जगह 1, इस जगह 19 आएगा, फिर 32, 24, 2, 1 दे रखा है, इस जगह 10 है, 10 के बाद में 16, 12, 1, 0 दे रखा है, ये बदल लेना। तो इस जगह आएगा फ्लोरीन, सल्फर दे रखा है, इस जगह मैग्नीशियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन आयन। आगे बस इतने ही थे क्वेश्चन आपके। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।